नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 14 की, जिसमें तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 14 में तहसीलदार और न्यायिक तहसीलदारों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है, जिसकी उपधारा 1 कहती है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जितना वह उचित समझे उतनी संख्या में तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक की नियुक्ति कर सकती है। तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसा राज्य सरकार या राजस्व परिषद निर्देश दे, या राज्य सरकार और राजस्व परिषद के निर्देशों के अभाव में कलेक्टर निर्देशित करे। यह प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 14 की उपधारा 1 और उपधारा 2 में है। इस प्रकार इन धारा के अंतर्गत जिलों में तहसीलदारों की नियुक्ति की जाती है और समान प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारियों को यह पावर दी गई है कि वह उनको तहसीलों में नियुक्त कर दे। तो कलेक्टर उनको तहसीलों में नियुक्त करते हैं, किसी तहसील का तहसीलदार बना देते हैं या किसी तहसील में अपर तहसीलदार या तहसीलदार न्यायिक बना देते हैं। तहसीलदार जो न्यायिक होते हैं उनको पूर्ण रूप से न्यायिक कार्यों को करने के लिए तैनात किया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा और तीव्र गति से राजस्व के वादों का निस्तारण हो सके। साथियों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता लागू होने के पहले यह प्रावधान उत्तर प्रदेश यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 17 में था, तहसीलदार और अपर तहसीलदारों की नियुक्ति का और नायब तहसीलदारों की नियुक्ति का। अब धारा जो नई धारा बनी है उसमें धारा 14 बनी है, लेकिन इसमें केवल तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक की नियुक्ति का है और नायब तहसीलदारों की नियुक्ति के लिए अलग से धारा बना दी गई है, वो धारा 15, जिसके बारे में एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तहसीलदार न्यायिक। तहसीलदार न्यायिक का संवर्ग सन 1986 में बनाया गया था, जब समस्या ये आई कि बहुत ज्यादा मुकदमे हैं, उनको निस्तारण में दिक्कतें आ रही हैं, तो राजस्व के मुकदमों को तेज गति से निस्तारित करने के लिए इस पद का सृजन किया गया, इस संवर्ग का गठन किया गया। लेकिन अधिकारियों की कमी के कारण अलग से अधिकारियों की तैनाती नहीं हो पाई, इसलिए एक अधिसूचना जारी करके सभी जो अपर तहसीलदार थे उनको ही तहसीलदार न्यायिक पदाभिहित कर दिया गया। तो वो एक ऑफिशियो तहसीलदार न्यायिक भी कहलाते थे और तहसीलदार न्यायिक के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करते थे और उनके अधिकारों का, शक्तियों का प्रयोग करते थे। ये तो एक अधिसूचना 1986 जिसके द्वारा तहसीलदार न्यायिक का गठन हुआ। अब लेकिन तहसीलदारों की कमी लगभग समाप्त है, तो तहसीलदार न्यायिक की अलग से नियुक्ति की जाती है और उनको तहसीलों में तैनात किया जाता है। साथियों, एक अधिसूचना 1953 में 6 जून 1953 में जब उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 लागू था, तो उसकी धारा 224 के अंतर्गत जारी की गई थी, जिसमें सभी तहसीलदारों को असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी के अधिकार दिए गए थे। एक अधिसूचना फिर उसके बाद में 1966 में जारी की गई और उसमें समस्त तहसीलदारों को उस क्षेत्र में जहां पर यूपी जेडएलआर एक्ट लागू था वहां पर सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के अधिकार दिए गए तहसीलदारों को। और 64 की एक अधिसूचना के द्वारा समस्त प्रथम श्रेणी के जो सहायक कलेक्टर थे उनको यूपी जेडएलआर एक्ट की धारा 122B के अंतर्गत जो बेदखली के मुकदमे थे, जो कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र के थे, उस शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत तहसीलदारों को प्रथम श्रेणी जो हमारे सहायक कलेक्टर थे उनको अधिकृत किया गया। इस अधिसूचना के अंतर्गत ही तहसीलदार जो प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर अधिसूचित थे उनको 122B बेदखली के जो सरकारी जमीन, गांव पंचायत की जमीन पर जो काबिज रहते थे उनको बेदखल करने की कार्रवाई इसी धारा के अंतर्गत पहले होती थी। अब लेकिन ये एक्ट समाप्त हो चुके हैं। 39 एक्ट समाप्त होकर के नया अधिनियम संहिता उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 बन गई है। तो इसमें धारा 230 में प्राविधान किया गया है कि जो पहले से अधिसूचनाएं जारी की गई थी
वह माना जाएगा इस संहिता के अंतर्गत जारी की गई समझी जाएगी। और इसमें मुख्य रूप से धारा 230 2 के खंड घ और अंगा में यह प्रावधान है कि प्रथम अनुसूची जो है, जिसमें 39 कानून हैं जिनको रद्द करके उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 बनाई गई है, उसमें जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे पहले से किए गए कार्य को विधि मान्यता प्राप्त रहेगी। जो पहले इस संहिता के पहले जो कार्य हुए हैं, आदेश हुए हैं, निर्देश हुए, वो विधिमान रहेंगे, भले इस संहिता में अब कोई बदलाव पहले से किया गया हो। दूसरा, पहले से अर्जित कोई अधिकार, हक और दायित्व वह भी बने रहेंगे। इसी के अंतर्गत आप समझ सकते हैं जो पहले से अधिकार तहसीलदारों को मिले थे, दायित्व मिले थे, हक मिले थे, वो इस 230 की उपधारा 2 के खंड घ और अंगा के अनुसार उसके हक बने रहेंगे। जो उसको सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया था और सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के दर्जे में 122 के बी के मुकदमे में उसे कलेक्टर के अधिकार दिए गए थे, वह अधिसूचनाएं एज इट इज जारी समझी जाएंगी और मानी जाएंगी। विधि का कोई सिद्धांत, नियम, स्थापित अधिकारिता यह भी प्रभावी रहेगा। निराश्रित अधिनियम के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं इस संहिता के अंतर्गत जारी की गई समझी जाएंगी। तो इस प्रकार जो तहसीलदार हैं वह 6 जून 1953 की अधिसूचना के अनुसार सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी अधिसूचित थे, 66 की उसमें भी थे, तो उनको ये अधिकार प्राप्त है और यह हक और दायित्व उनको बने रहेंगे। साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे इसमें तहसीलदारों को राजस्व संहिता के अंतर्गत क्या क्या कार्य दायित्व सौंपे गए हैं, क्या उनकी शक्तियां हैं, इन सब के बारे में एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध रहेगा, अगर मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें, वीडियोस को शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत